गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का। ठीक है, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, पार्टिकल्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो बहुत कुछ समझ में आया था, शेप्स के बारे में पढ़े थे, बहुत कुछ पढ़े थे। ठीक है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में पढ़े थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आप लोग को तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट हुआ होगा ना इतना पढ़ के। तो आप लोग को अपने ही वर्ड में, राइट इट इन योर ओन वर्ड, आपको एक्सप्लेन, जो भी आप लिख सकते हो, एक लाइन, दो लाइन या जितना भी लिख सकते हो, आपको रिजिडिटी को एक्सप्लेन करना है, फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी को एक्सप्लेन करना है, और जो है आपका चौथा डिफ्यूजन बताना है कि क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, कहाँ इसका रेट फास्टर रहता है, कहाँ पर इसका स्लोअर रहता है, इस हिसाब से बताना है। ठीक है, जैसे हम एक को बता दे रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल को बता रहे हैं। ठीक है, हम एक समझा दे रहे हैं इसमें क्या लिखना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इफ द बॉडी पोजेज इन मोशन, जो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है वो सारा का सारा जो आपका जो पार्टिकल्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, प्रेजेंट होता है किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर, जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, बना होता है मैटर से, सब भी सारा का सारा सब्सटेंस मैटर से बना होता है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है छोटा 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 मॉलिक्यूल्स, वो सभी क्या करता है, रैंडम मोशन में रहता है। किस में रहता है, रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन मतलब होता है बिना लक्ष्य के वो इधर उधर उसमें मूव करते रहता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी, वो किस में होता है, गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और बहुत कम, मतलब ना के बराबर या बहुत कम मोशन जो रहता है वो किस में रहता है, सॉलिड पार्टिकल्स में रहता है। तो आपको इस तरह से उसको इंग्लिश में फ्रेम करके बढ़िया से लिखना है। इस चारों के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स लिखना है। ठीक है, अपने अपने नोटबुक में। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हम लोग क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ, मतलब जो हीट को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, बताते हैं कि नहीं इसका क्या है, इतना तापमान है, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर किसी भी चीज का क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर स्केल को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। देखिए, अगर हम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं, इसका बहुत सारा यूनिट होता है। जैसे सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। तो आपका जो सबसे ऐसा ही यूनिट जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ठीक है, तो चलो टेम्परेचर को हम देखते हैं पहले सेल्सियस में। तो 0 डिग्री आपका ये क्या है, सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो 0 डिग्री जितना होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है क्या, अगर केल्विन में हम देखेंगे तो वो होता है कितना, 273 केल्विन। ठीक है, और ये जो लोएस्ट वाला है 0 डिग्री, इसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ये क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। और ये क्या है, केल्विन स्केल पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इन लोगों को कहते हैं। और ये 0 डिग्री जो होता है ये क्या है, 0 डिग्री जो है ये लोअर फिक्स पॉइंट है, और इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, पानी जमना शुरू कर देता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यह जम जाता है। और जो अपर पॉइंट यहाँ क्या करता है, यहाँ क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको अपर फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ये समझ में आ गया होगा। तो एक चीज यहाँ आप लोगों को देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई सेल्सियस तो 0 डिग्री तक है, क्या केल्विन 273 से ही स्टार्ट होता है।
मतलब कहने का क्या केल्विन स्केल 273 से ही स्टार्ट होता है? नहीं, सबसे जो जीरो मतलब जो सबसे एकदम नेग्लिजिबल टेम्परेचर होता है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। वहां जो होता है टेम्परेचर कितना हो जाता है? 0 केल्विन। अब इससे ठंडा नहीं हो सकता है, इससे टेम्परेचर लो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, टेम्परेचर इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। इसको कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन विच द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0। क्या हो जाता है यहाँ पर? केल्विन 0 केल्विन हो जाता है। चलो इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। एब्सोल्यूट 0 को तो समझ गए, मतलब यहाँ पर केल्विन स्केल क्या होता है? एकदम एब्सोल्यूट 0 हो जाता है, एकदम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यही है, यहाँ आता है, ठीक है, 0 केल्विन। अब हम लोग पता है कि ये जो 200 यहाँ देखो 273 केल्विन क्या होता है? ये जो है लोअर फिक्स पॉइंट है, यहाँ क्या होने लगता है? वाटर फ्रीज करने लगता है, ठीक है, यहाँ पर। चलो, और यहाँ क्या करता है? बॉयल करने लगता है, H2O बॉयल्स, H2O फ्रीज। अब आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है 0 केल्विन को सेल्सियस स्केल में, आपको बताना है। जैसे हम यहाँ 273 को क्या कर दिया है? लिख दिया है कितना? 0 केल्विन। और यहाँ फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना डिग्री? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के साथ डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, सेल्सियस और सिर्फ डिग्री लगा हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। आप अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस लोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला है 9/5 इंटू सी डिग्री सेल्सियस, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। यहाँ अगर आपको सेल्सियस में दिया फ़ारेनहाइट में चेंज करने बोलेगा, लगा दो इस फार्मूला पर, रेडीमेड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक चीज समझ लो, अगर आपका यहाँ देखो यहाँ पर ही समझ लो, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना हो जाता है? 273 केल्विन, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 274 केल्विन। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 275 केल्विन। और इसी तरह से अगर ये डॉट 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 चलता रहा तो ये एक समय जब ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तो ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। देखो 100 डिग्री इसमें जोड़ के देखो, 273 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि इसको हम 100 डिग्री से बढ़ा दिए, देखो 0 से ये 100 हो गया, 1 बढ़ा ये तो ये भी 1 डिग्री, ये भी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ये अगर 2 डिग्री बढ़ा तो ये भी कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो इस तरह से केल्विन स्केल में आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। और बाकी के लिए यहाँ आपको फार्मूला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी आप समझ गए होगे। चलो अगला आप रिलेशन भी देख लिए बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। नॉर्मल एक फार्मूला है, उसको ये करके और ये करते हैं, मतलब सॉल्व कर लेना है अपने अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझते हैं हम लोग। उस दिन कन्वर्जन तो पढ़े थे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस वाला। एक चीज उसमें हम बताना उस दिन भूल गए थे। एक चीज और देख लो, जैसे कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बनता है, सॉलिड टू लिक्विड, और यहां से गैस। तो अगर कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और कुछ चीज गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस है, यहाँ एक इसको एक कंटेनर में लिए, क्या है ये? CO2 है, ये इसका मॉलिक्यूल्स है जो कि बिखरा हुआ है। इसका मॉलिक्यूल्स क्या है? इधर उधर बिखरा हुआ है कंटेनर में। इसको जितना बड़ा वॉल्यूम दोगे ये क्या करेगा? इसका तो कोई डिफिनिट ये नहीं होता है, शेप और वॉल्यूम नहीं होता, जितना आप दोगे ये उतना में क्या करेगा? बिखर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या किए? एक पिस्टन लगाए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? जब लगा दिए तो इसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्रेस करने का कोशिश करेंगे। कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में तो पढ़े थे ना। गैस में, गैस सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्रेस होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है इसका, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में क्या रहता है? स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। कैसा है स्पेस? इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। किसके बीच में? गैस के बीच में। आप जैसे ही इसको कंप्रेस करोगे तो आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा। एक तो इस पर क्या अप्लाई करना होगा? प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर को जब बढ़ा रहे होगे, आप बढ़ाओगे तो उस वक्त आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर को लो करना होगा, इसका टेम्परेचर कम करना होगा, ठीक है। आपको टेम्परेचर कंडीशन ये दोनों होना चाहिए। एक प्रेशर अप्लाई करते रहो और दूसरा आप क्या करो? टेम्परेचर को लो रखो। टेम्परेचर को लो क्यों रखना है ये समझो। अगर आप टेम्परेचर को लो नहीं करोगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर को आप लो नहीं करोगे तो जब ये ऐसे करके इसको पुश करेगा तो आपस में क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल्स फिर से पास आना शुरू करेंगे। जैसे ही पास आना शुरू करेंगे
टेम्परेचर अगर लो नहीं होगा तो वो आपस में क्या होगा, उसमें कॉलिजन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जो वापस से एनर्जाइज हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तो क्या होगा, इसका एनर्जी जो होगा वो ज्यादा इस पर वर्कआउट नहीं कर पाएगा, तो ये आसानी से क्या होगा, कंडेंस होना शुरू करेगा। टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो ये इजिली क्या होगा, आपस में आना शुरू कर देगा। ठीक है, और टेम्परेचर लो रहेगा तो कंडीशन याद रखना है, प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को क्या करते जाना है, घटाते जाना है टेम्परेचर को। तो ये जो हमारा गैस है CO2, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ड्राई आइस। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पे कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई करके, ठीक है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ड्राई आइस में। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक जो कि है हमारा क्या, लेटेंट हीट, नहीं हिडन हीट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, ठीक है, लेटेंट हीट दो तरह का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, बॉइलिंग भी कहते हैं। बॉइलिंग वाले को लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग वाले को वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, और फ्यूजन वाले को मेल्टिंग भी कह सकते हैं। इसमें अगर क्या होता है, देखो हिडन हीट भी कहते हैं लेटेंट हीट को। ठीक है, लेटेंट हीट में होता क्या है ये हम लोगों को समझना है बेसिकली। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को देख लेते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक, चलो अब हम क्या किए, एक सेटअप लिए इस तरह से, ठीक है, इसमें कुछ वाटर डाल दिए, ठीक है, और इसमें थर्मामीटर लगा दिया। इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लो कि वाटर है तो कुछ इसका टेम्परेचर मान लो 15-16 डिग्री 17 डिग्री जो भी होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें ये कर दिए, इसको टेम्परेचर लगा दिए। ठीक है, थर्मामीटर को लगा दिए। अब इसमें हम क्या किए, हीट देना शुरू किए। हीट देना हम यहाँ पर क्या किए, शुरू किए। जैसे ही हम इसमें हीट देना शुरू किए क्या होगा, जैसे ही हम इसमें हीट देना शुरू किए तो ये होगा क्या, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होने लगेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो घटेगा, घटेगा नहीं मतलब कि वो ब्रेक उसको ओवरकम करेगा। ठीक है, जो हीट एनर्जी को वो ओवरकम करेगा, और ये मैटर क्या करने लगेगा, स्टेट अपना चेंज करने लगेगा। क्या होने लगेगा हीट देने से, ये लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पड़ता है। लिक्विड से ये क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, कब ये शुरू करेगा, जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा तब। कहने का मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आ जाएगा, हम उसके बाद ये देखेंगे कि भाई मेरे हीट तो इसमें जा रहा है, हीट तो इसमें हम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जो चीज हमको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से क्या मिल रहा है, ऊपर जो निकल रहा है वो क्या है, वाटर वेपर। क्या मिल रहा है, वाटर वेपर। ठीक है, लेकिन हम एक चीज पर ध्यान देंगे, वो क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर जो है, थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर होगा वो रेज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रेज ही नहीं कर रहा है, मतलब वो फिक्स हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस से, अब वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो जब हम हीट दिए जा रहे हैं फिर भी आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो आखिर कहाँ जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, तो हीट ये जा कहाँ रहा है, ठीक है, इस पे हम हीट तो दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 100 डिग्री रीच कर गया। अब ये क्या करने लगा, इवोपरेट होना वहां से, सॉरी बॉइल्स होना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ वेपर बन करके इसमें से निकलने लगा। ठीक है, लेकिन ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये बढ़ नहीं रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसका कारण है यही, यहाँ से हीट तो लग रहा है लेकिन ये हीट कहाँ यूटिलाइज हो जा रहा है, लिक्विड को सॉलिड में, सॉरी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में ये हीट मेरा यूज हो जा रहा है। ठीक है, ये हीट कहाँ यूज हो जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, मैटर ऑफ स्टेट, नहीं स्टेट, मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज करने में इस्तेमाल हो जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हीट लग रहा है इसी को क्या कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं। लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं, और दिस इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अब ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दूसरा बता रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ, आप अगर
ये है आपका वेपराइजेशन, और दूसरा है उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, या फ्यूजन भी उसको कह सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, आप एक मान लो कि कोई सॉलिड ले लो, जैसे कि आइस ले लो, वो मेल्ट करेगा, ठीक है। तो आइस को जब लिए, यहाँ आइस का एक गोला लिए, इसमें क्या किया हम, ठीक है, आइस में इसमें भी क्या किया, एक थर्मामीटर इस तरह से लगा दिया, ठीक है, एक थर्मामीटर लगा दिया। तो अब जब रीड किए हैं इसको हम, टेम्परेचर को जब रीड किए हैं तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसमें क्या किए, हीट देना शुरू किए, और देख क्या रहे हैं कि ये जो हो रहा है धीरे धीरे मेल्ट तो हो गया, ठीक है, ये मेल्ट होना शुरू कर दिया, और इसमें हीट भी हम देना शुरू कर चुके हैं। तब ये क्या किया मेल्टिंग होना इसका स्टार्ट हुआ, ये मेल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये मेल्ट होने लगा, तो हम यहाँ टेम्परेचर सोच रहे हैं कि अब बढ़ेगा और तब बढ़ेगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है भाई, सॉलिड से स्टेट कैसा हो रहा है, सॉरी, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड। तो यहाँ जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में लग जा रहा है, फिर से मैटर जो है वो क्या कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले सॉलिड था, अब क्या हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है। इसीलिए बाकी का हीट जो हो रहा है, जो हीट इसमें हम दे रहे हैं 0 डिग्री से इंक्रीमेंट इसीलिए नहीं आ रहा है देखने के लिए, समझ में आ रहा है, ताकि ये क्या हो रहा है, इसलिए नहीं देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो सारा का सारा हीट किस में यूटिलाइज हो रहा है, स्टेट को चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड टू लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको कहते हैं वेपराइजेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन, वेपराइजेशन तो सुने होंगे, नहीं, वेपर बन के उड़ गया, ठीक है, तुरंत। वेपर जो होता है, जैसे एक कंटेनर लिए, इसमें क्या किए, पानी डाल दिए, और यहाँ क्या किए, हीट दिए, फटाक से क्या हो गया, वेपर बन करके उड़ गया, है ना, बर्तन में पानी लगे। लेकिन इवोपरेशन जो होता है वो टोटली अलग है, ठीक है। अरे भाई, वेपराइजेशन जो होता है वो वेपर बनना वाटर कब शुरू करता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं इसमें हीट, तो तुरंत होकर के ये क्या करता है, उड़ जाता है, ठीक है, ऊपर चले जाता है, यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वेपराइजेशन में क्या, हम कपड़ा को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, नहीं, फिर भी वो कपड़ा मेरा सूखता है ना। तो इस तरह से अगर पानी कहीं, हम घर में भी क्या करते हैं, लोग बहुत दिन घर को धोते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो भी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है वाटर। तो ये इवोपरेशन जो है एग्जैक्टली है क्या, पहले ये समझना होगा। इवोपरेशन क्या है, ये एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन है, कहने का मतलब है ये सरफेस पर होता है, ठीक है। इवोपरेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो इसके टॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको बाइंड करके रखा हुआ है। अरे भाई, लिक्विड है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना कुछ तो होगा ना, ये तो पढ़े हैं हम लोग, लिक्विड में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो आप जब वेपराइज करोगे तो इसमें क्या होगा, हीट दिए जाओगे और मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और छोड़ के उड़ता जाएगा, किस स्टेट में बदल के, गैस में बदल के ये निकल जाएगा। लेकिन ये तो स्लो प्रोसेस है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये सरफेस फेनोमेनन है, ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट लेना शुरू करेगा। जो ऊपर वाला लेयर का है मॉलिक्यूल्स वो, ठीक है, ऑब्वियसली भाई जब इधर से हीट आएगा तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को ही पहले क्या करेगा, वो गर्म करेगा। नीचे में भी जो हीट होगा, इधर वाटर से भी भाई जो हीट होगा वो भी ये मॉलिक्यूल्स, टॉप वाले मॉलिक्यूल्स लेना शुरू करेंगे। अब सोच रहे हो कि भाई ये तो पानी है, तो पहले से ठंडा, इसमें से कैसे हीट लेगा, कंटेनर है ना, कंटेनर तो पानी सीधा से सटा हुआ है ना, इधर जो बाहरी हीट होगा है ना, ये इसमें जाएगा, और इधर भी जितना हीट होगा वो सब क्या करेगा, ये वाला लेना शुरू करेगा। इवोपरेशन का देखो फेनोमेनन को समझने का कोशिश करो, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हीट लेना शुरू करेगा। अब सोचोगे कि पानी ठंडा, भाई तो पानी ठंडा तो होता ही है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आइस पर हाथ रखो, एक हाथ पानी पर रखो, तो पता चल जाएगा कि पानी भी क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। अगर ऐसा किसी को मिसकंसेप्शन आएगा दिमाग में कि पानी तो पहले से ठंडा है, तो ये कहाँ से इसको हीट देगा, तो एक हाथ आप तभी क्या करो, एक हाथ को आप आइस पर रखो, दूसरे हाथ को आप क्या करो, वाटर में डुबा के रखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि पानी का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना
हॉटनेस होता है, मतलब वो उसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर। तो भाई ये सराउंडिंग से इस तरह से हीट इसमें आएगा, कुछ इसका अपना भी होगा, ये सारा का सारा क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स गेन करेगा ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है। और ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स इधर एनवायरनमेंट से ज़्यादातर हीट लेना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये हीट होगा और इसका इतना, इसमें जो होगा क्या होगा, इतना एनर्जी जनरेट हो जाएगा काइनेटिक, ताकि ये क्या कर सके, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके। जैसे ही ये ओवरकम करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, स्केप करना शुरू कर देगा, और आपका स्टेट जो था लिक्विड से क्या होने रहेगा, सॉलिड। लिक्विड से क्या हो जाएगा, और सॉरी लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में ये बदलने लगेगा, और आपका लिक्विड, ये जो वाटर है, ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ चीज पर डिपेंड करता है, जैसे इवापोरेशन है आपका, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये और भी फास्टर होने लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो अगेन रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अब सोचो, सरफेस एरिया बढ़ा दिए, नहीं सरफेस एरिया को ऐसे हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो क्या होगा, अब सोचो एक इतना बड़ा बॉल लिए, इतना बड़ा बॉल में हम पानी रख दिए, उसी पानी को हम क्या किए, एक प्याला में रख दिए इतना बड़ा, तो क्या होगा, जो इसके जो अब जो ये फैल जाएगा ना, पानी जब फैल जाएगा तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के टच में आ जाएगा। तो सराउंडिंग के टच में अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएगा तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करेगा, हीट लेगा सराउंडिंग से और एस्केप करेगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद विंड पर डिपेंड करता है, अगर विंड बहुत तेज है तो विंड, कपड़ा अगर आप कपड़ा को दोगे हवा में सूखने के लिए तो क्या होता है, अगर विंड बहुत तेजी से आएगा तो कपड़ा को क्या करेगा, वो बहुत उसको हिलाएगा, है ना, और उससे क्या होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वो जल्दी क्या करेगा, वहां से एस्केप करेगा, तो कपड़ा आपका फास्टर सूखेगा, है ना, ड्राई होगा। उसके बाद ये सब कुछ फैक्टर है, और जो एक फैक्टर है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवापोरेशन को, वो है ह्यूमिडिटी। ये क्या करता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये केसी कुछ क्या है, उल्टा। आप लोगों को ह्यूमिडिटी हम बहुत पहले से पढ़ाते आए हैं और आप लोग समझते होंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज व्हाट, ह्यूमिडिटी। द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो भाई अगर पहले से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा, आपके जो क्लोथ्स हैं या जो भी चीज है, या आप रूम में ही आप उसको साफ किए हो पानी से, तो पहले से ही अगर यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऊपर तो पहले से क्या गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बढ़ेगा ह्यूमिडिटी तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, घटने लगेगा, क्योंकि पहले से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर है। तो अब एक बात आता है कि इवोपरेशन कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। इवोपरेशन जो होता है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है। कहने का मतलब है इवोपरेट, अगर कहीं से कुछ इवोपरेट होता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो जगह ठंडा हो जाता है। आप लोग एक चीज देखे होगे, गर्मी के महीना में लोग जो प्रीफर करते हैं, इंसान वो प्रीफर करते हैं कॉटन क्लोथ को, कॉटन क्लोथ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉटन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं बहुत सारे। तो आपको जो स्वेटिंग हुआ ना, वो जो स्वेटिंग हुआ वो आसानी से क्या होता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेके इस पोर्स से इजीली बाहर हो जाता है, नहीं इजीली बाहर हो जाता है। और ना सिर्फ सराउंडिंग से, हम आपको पहले भी बात की, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करेगा, इवोपरेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर लेगा। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी लेकर के ओवरकम करेगा, किसको, अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और वो आपके बॉडी से जब वो आपका स्वेट होगा वो ऊपर जाएगा। तो भाई जब आपको स्वेटिंग होगा तो आप ही सोचो, जब स्वेटिंग होगा तो वो सराउंडिंग से तो लेगा ही। स्वेट क्या है, स्वेटिंग क्या है, जो स्वेट में निकलता है वो क्या है, H2O है ना। और वो H2O जो होगा वो सराउंडिंग से भी क्या करेगा, हीट लेगा, और हीट लेने के बाद वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और वो क्या करेगा, एस्केप करेगा। तो आपके बॉडी से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, तो हीट अगर आपके बॉडी से ले लिया जाएगा तो आपका टेम्परेचर क्या होगा। इसीलिए
वो ठंडा महसूस होगा ना आपको, अगर हीट आपके बॉडी से स्केप करेगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच we feel the cooling effect due to evaporation. I hope that you all have enjoyed this session. Thanks and have a nice day. If you have any problem, then you may ask on the chat box. Thanks.